मेरा नाम रोशनी है। मैं बहावलपुर की रहने वाली हूँ। हमारे मोहल्ले में एक नया दर्जी अमजद आया था। वैसे तो अमजद की बहुत शोहरत थी। जो भी लड़की उसके पास जाती दोबारा उससे कपड़े जरूर बनवाती थी। लेकिन कुछ दिनों से अजीबोगरीब बातें चल रही थीं और अक्सर ही मैं देखती तो लड़कियों की बातों का मौजू अमजद दर्जी होता। खैर, मैंने इस बात को ज्यादा नोट नहीं किया था क्योंकि वो बातें करने वाली तकरीबन सब ही बूढ़ी औरतें होती थीं। कभी किसी जवान लड़की ने दर्जी का जिक्र नहीं किया था। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे चचा की बेटी, जो कि कराची में रहती थी और एक मीडिया चैनल में नौकरी करती थी, मुझसे कहने लगी, सुना है तुम्हारे मोहल्ले में कोई अमजद दर्जी रहता है। मैंने कहा, हाँ रहता है। अमजद दर्जी की ये खबर कराची तक भी पहुंच गई थी। तुम्हें किसने बताया? भाई, मैं तो इस मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने उसे कभी कपड़े नहीं बनवाए। ना ही मुझे लगता है कि उसके कपड़े बनवाने में कोई इतनी खास बात है। अम्मा ने बनवाए थे। उसने कमीज का हाल खराब कर दिया था। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। हर लड़की उसके पास ही जा रही है, उससे कपड़े सिलवा रही है। मेरी चचा जात बहन ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, पागल हो गई हो। दरअसल दर्जी अमजद की शोहरत की वजह कुछ और है, और तुम सुनोगी ना तो तुम्हारा मुंह खुले का खुला रह जाएगा। मैंने कहा, सबा, तुम भी अजीब बातें कर रही हो। साफ साफ बताओ कि तुमने क्या सुना है जो तुम वहां से फोन करके मुझे उसके बारे में पूछ रही हो। तुम्हें मेरा तो कभी ख्याल नहीं आया। वो बोली कि ये तो मैं तुम्हें बहावलपुर आकर बताऊंगी। मैं अगले ही हफ्ते आऊंगी, फिर तुमसे तफसील से बैठकर बातचीत करूंगी। मैंने कहा, ठीक है। अगर तुम भी अमजद दर्जी की मुरीद हो गई हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब दिल चाहे आ जाना। मेरी बात सुनकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन मैं अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन उसी दिन एक और अनोखा वाकया हुआ। हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी तो सामने हमीदा खाला खड़ी थी। उसने हाथ में मिठाई का टोकरा उठा रखा था। कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, अम्मा तो अंदर सो रही हैं। वो बोली कि जल्दी करो, उससे कहो कोई मेरे साथ चले। नाजिया के घर में बेटा पैदा हुआ है। हमने मिठाई बांटने जाना है और खासकर दर्जी अमजद को तो जरूर मिठाई खिलानी है। भाई, सारा कमाल ही उसी का है। मैं हैरान हो गई। मुझे तो उन पर हंसी आने लगी। मैंने कहा, कमाल तो नाजिया के शोहर का है, इसमें दर्जी का क्या कमाल हुआ? उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और बोली, आजकल की लड़कियां बहुत बेशर्म हो गई हैं। उन्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं रही। हम होते थे तो ऐसी बातों पर शर्माकर घर से ही बाहर चले जाते थे या किसी कोने में छुप जाते थे। पर आजकल की लड़कियों में तो हया नाम की चीज ही नहीं है। मैं तो उनकी बातों से शर्मिंदा हो गई थी। मैंने जाकर अम्मा को उठाया। अम्मा भी खुश हो गईं कि नाजिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैंने कहा, अम्मा, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नाजिया का बेटा पैदा करने के लिए आप सब लोगों ने मिलकर कोशिश की हो। ऐसा भी क्या हो गया? अम्मा मुझे घूरकर बोली, तुझे नहीं पता, उसके यहाँ 6 साल बाद और 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है, और वो भी अमजद दर्जी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, उस बेचारी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसका शोहर उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था। बस इसी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें उस बेचारी के लिए परेशान थीं। फिर वो अमजद दर्जी के पास गई तो उसका मसला हल हुआ। चलो हटो, मुझे जाने दो। हमीदा बेचारी इंतजार कर रही होगी। उसे भी बहुत फिक्र थी नाजिया की। अरे, हम मोहल्ले वाले नाजिया की फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अम्मा ने उठकर पैरों में जूतियां डाली और घर से निकल गईं। मैं हैरान ही रह गई कि आखिर अमजद दर्जी का बेटा पैदा होने में क्या कमाल है। लेकिन ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। मुझे अपने चचा जाद सबा की बात याद आई, जो उसी दर्जे की शोहरत का जिक्र कर रही थी। मैं समझ गई कि शायद वो इसी शोहरत का कह रही होगी। दर्जी कौन सा कोई डॉक्टर था जिसने बेटा पैदा करने के लिए कोई तंगो दो की होगी। जरूर कोई न कोई झूठ ही होगा। मैं ये सोचकर अपने काम में मसरूफ हो गई थी। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हफ्ते बाद मेरी चचा जात सबा बहावलपुर हमारे शहर आ गई। हमारी मुलाकात 4 साल के बाद हुई थी। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी बदल जाओगी। वो वाकई बहुत मॉडर्न हो गई थी। उसने कपड़े भी मॉडर्न किस्म के पहन रखे थे। उसे देखकर लग रहा था कि अब वो एक मुकम्मल सहाफी बन चुकी है।
मैं उसे अंदर लेकर आ गई। हम लोगों ने खाना खाया, बातचीत की। तब उसने अमजद दर्जी का जिक्र छेड़ दिया। अच्छा तुम बताओ ना, अमजद दर्जी के पास खुद खुद कभी गई हो? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं यार, मैं तो दरजाने से कपड़े सिलवाती हूँ और मुझे कभी मर्द दर्जी के पास जाने का इत्तेफाक हुआ भी नहीं है। और अमजद दर्जी तो मुझे जहर लगता है, उसकी वजह से 2-3 बार मेरी बेइज्जती हो चुकी है। मुझे क्या जरूरत है उस दर्जी के पास जाने की? वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं ज्यादातर बने बनाए कपड़े लेती हूँ। मेरी बात सुनकर सबा कहने लगी, अरे पागल, मैं उसके पास किसी और वजह से जाना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता वो औरतों में बड़ा मकबूल हो रहा है, और मकबूल जिस वजह से हो रहा है वो जानकर तुम्हारे कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। अच्छा आप ज्यादा पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे जल्दी से बताओ कि क्या बात है, और तुम अमजद दर्जी के लिए कराची से क्यों आई हो? हम उसके पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वो औरतों का इलाज करता है जिससे उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। तुम खुद ही बताओ कि भला ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो लगता है ये जरूर कोई न कोई चक्कर कर रहा है, और ये सिर्फ दर्जी नहीं है, या तो ये कोई बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा सबा, तुम्हें तो हर चीज एक कहानी ही नजर आती है। फिलहाल तो तुम उस दर्जी को रहने दो, यहाँ पर कुछ दिन आई हो तो आराम करो। कहने लगी, नहीं, मैं तो खास कर उस दर्जी की वजह से आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो किस तरीके से इलाज करता है जिससे कि वो औरतों के यहाँ बच्चा पैदा करवाता है। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, ये सारी बस झूठी बातें हैं, तुम इन पर ध्यान ना दो। वो बोली कि कैसे ध्यान ना दूं, उस दर्जी की शोहरत तो अब बहावलपुर से निकलकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और आसपास के इलाकों में भी फैल रही है। लोग उसके पास धड़ाधड़ आ रहे हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है। चलो चलकर उसे एक बार इंटरव्यू करते हैं। मैं उसके साथ चल दी थी। सबा ने अपना कैमरा उठाया और साथ ही मुझे लेकर दर्जी की दुकान पर पहुंच गई। वो हमें देखते ही पहचान गया कि ये लोग मीडिया वाले हैं। जब उस दर्जी से सबा ने पहला सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तब वो कहने लगा कि बाजी, मुझे कैमरे में इंटरव्यू देने का कोई शौक नहीं है। आप बिना इजाजत के इस तरह मेरी दुकान में दाखिल होकर मुझ पर कैमरा नहीं तान सकती। इसे नीचे कीजिए, फिर बात करते हैं। अमजद दर्जी भी बड़ा चालाक था। सबा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसने घुमा फिरा कर कोई भी बात नहीं की। जब सबा ने पूछा कि सुना है आप औरतों का इलाज करते हैं, कहने लगा कि आपने गलत सुना है, मैं किसी किस्म के इलाज को नहीं जानता। आपको लगता है किसी गलत फहमी की वजह से यहाँ पर आने का मौका मिल गया है, वरना तो मैं एक मामूली सा दर्जी हूँ। मुझे क्या पता है कि औरतों का इलाज कैसे होता है। मैं आम गरीब सा बंदा हूँ, आप मुझे तंग कर रही हैं। उसकी तो बातें ऐसी थी कि सबा का मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगी कि भाई, ये बंदा तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला है। अमूमन लोगों को टीवी और मीडिया पर आने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये इस सब से बचता फिर रहा है, यानी कि ये जरूर कोई न कोई गलत काम में मुलविस है, वरना तो ये ऐसा हरगिज नहीं करता, बल्कि कोशिश करता कि किसी तरह से टीवी पर आ जाए ताकि लोग उसकी शोहरत सुनकर बार बार उसके पास आएं। लेकिन मुझे ये लगता है जैसे ये कोई गलत काम कर रहा है और इस वजह से छुपना चाहता है। मैंने कहा, सबा, हो सकता है कि तुमने ही गलत सुना हो, तुम जाकर किसी से पूछ क्यों नहीं लेती? कहने लगी कि हाँ, ये तो सही बात है। मैंने खुद भी बहुत सारी औरतों से सुना है कि जो भी इससे इलाज करवाती है उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता है। एक दर्जी किसी औरत का इलाज कैसे कर सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, कुछ दिन पहले ही नाजिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वो बहुत खुश थी और हमीदा खाला हमारे घर आई थी। वो मिठाई बांट रही थी कि ये सब दर्जी अमजद का कमाल है। वो शायद तुम्हें इस बारे में कोई न कोई मालूमात दे दे, क्योंकि उसके यहाँ भी तो अभी बेटा पैदा हुआ है। अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। सबा इस बात पर बहुत खुश हुई, बोली कि बस ठीक है, हम नाजिया के घर चलते हैं। नाजिया तुम्हें जानती तो है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वो मुझे अच्छी तरह जानती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, वो तुम्हें सारी बात सच सच बताएगी, और फिर साथ ही हम उसकी मदद भी ले लेंगे। हम नाजिया के घर पहुँचे। वो बहुत खुश लग रही थी।
खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। लगता था कि अब उसके शोहर ने उसको कह दिया था कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। नाजिया ने उसके बेटे को जन्म देकर उसे खुशी दे दी थी। हम लोग नाजिया के पास बैठे। नाजिया बहुत खुश थी, लेकिन सबा को देखकर वो भी हैरान रह गई थी, क्योंकि सबा काफी ज्यादा तब्दील हो चुकी थी। सबा को देखकर नाजिया ने अपने सारे दुखों की कहानी सुना दी। नाजिया बोली, सुना है कि तुम किसी न्यूज चैनल पर नौकरी करती हो। मेरी वीडियो मत बनाना, हाँ, मगर मेरी दुखों भरी कहानी लोगों को जरूर बताना कि कैसे मेरे शोहर ने मुझे बेटियों की वजह से तलाक देने का सोच लिया था। वो तो सोच रहा था वो बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी करेगा। देखो हम औरतों पर कितना जुल्म होता है। वो तो खुदा की करनी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया, वरना आज मैं सड़क पर बैठी होती, अपनी बेटियों के साथ दर बदर की ठोकरें खा रही होती। ऐसा क्या हुआ नाजिया कि तुमने बेटे को जन्म दे दिया? नाजिया दुखों की मारी फूट पड़ी, अपना एक एक दुख बता दिया। वो अपने सारे गम भूलकर हमें अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। बस मत पूछो कि क्या हुआ, मुझे तो समझो कि फरिश्ता मिल गया था। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली कि एक दिन मेरे पास हमीदा खाला आई और कहने लगी कि मैं तुम्हें बेटा पैदा करने का एक आसान हल बताऊंगी। मैं भी हैरान हो गई। मैंने सोचा कि कहीं कोई दवा तो नहीं आ गई जिसे खाकर बेटा पैदा ही होगा। फिर मुझे हमीदा खाला ने बताया कि एक नया दर्जी आया है जिसका नाम अमजद है। वो यहाँ पर औरतों का इलाज करता है। उसके पास जो औरत भी जाती है उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता है, और बेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई हामला औरत भी उसके पास चली जाए जो कि 3 माह से हामला हो, तो उसका भी वो ऐसा इलाज करता है कि वो सिर्फ बेटा ही पैदा करती है। मैंने कहा कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। मेरे यहाँ पहले 3 बेटियां पैदा हो चुकी हैं। लगता है अब दोबारा भी बेटी ही पैदा होगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, अब तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। तेरे पास हमीदा खाला है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर चीज बताऊंगी। बस तूने उसके पास जाना है, उससे नजराना पेश करना है, और हाँ, वो एक पायजामा देता है, वो जरूर खरीद लेना। इससे ये होगा कि तुम्हारा बेटा पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि उस पजामे का तुम बाकायदगी से इस्तेमाल करोगी। जब अस्पताल जाओगी तब भी वही पजामा पहनकर जाना। और हाँ, तुमने अस्पताल जरूर जाना है, वरना ऐसा ना हो कि कोई न कोई पेचीदगी हो जाए। उस बेचारे का इलाज तो बहुत अच्छा है, हर औरत का बेटा पैदा होता है। हमीदा खाला ने मुझे खूब भड़काया। मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। इतवार वाले दिन मैं खाला के साथ दर्जी के पास गई। उसने मुझे देखा तो कहने लगा, लगता है कि तेरे यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। मैं तो उसकी ये करामत देखकर ही हैरान रह गई थी कि इसको कैसे पता कि मैं दुखों की मारी हूँ। हम दोनों नाजिया की सादगी पर हैरान थे कि जाहिर है उसके पास बेटियों वाली औरत आएगी तो वो यही समझेगा कि बेटा पैदा करवाने आई है, क्योंकि उसके यहाँ पहले बेटियां पैदा हो रही हैं। नाजिया बताने लगी कि वो अमजद दर्जी के पास गई और उसने उसको एक पजामा दिया और कहा, बस तूने ये पहनकर जाना है, तेरा बेटा ही पैदा होगा। और मैं दुआ देता हूँ, मेरी दुआ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अमजद दर्जी ने मुझे एक पजामा दिया, उसे पहनने का कहा और फिर ये भी कहा कि यही पहनकर तुमने अस्पताल भी जाना है। मैं खुश हुई थी। आज तक जो भी औरत उसके पास गई थी उसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा हुआ था। लेकिन फिर एक बात हो गई जिसने मुझे परेशान कर दिया। खाला मुझसे कहने लगी कि तुम्हें दर्जी को कुछ न कुछ रकम देना होगी। मैंने कहा कि वो कब दूं और कैसे दूं। कहने लगी, जब बेटा पैदा हो जाए तब देना, लेकिन 1 लाख रुपए तक तुम्हें उसको देना होंगे, क्योंकि वो फिर इसी से आगे लोगों की मदद करता है। अगर वो मदद नहीं करेगा तो उसकी भी करामतें खत्म हो जाएंगी। वो अपने लिए बहुत कुछ करता है, चिल्ले काटता है, ये उसके अपने सिलसिले हैं। अगर तुम उन पर सवाल उठाओगी तो तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाएगा। मैंने कहा कि हमीदा खाला, बेटा पैदा तो होने दो, मैं अपना सारा सोने का जेवर उसे दे दूंगी। मैं बड़ी खुश थी, मुझे तो पता नहीं था कि बेटा पैदा होगा या नहीं। मैंने खाला से बहुत वादे कर रखे थे, क्योंकि मुझे अपने शोहर की बहुत परेशानी थी। अब बेटा पैदा हो जाता
तो मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाती। फिर उस दिन मैं अपने साथ हमीदा खाला को लेकर अस्पताल चली गई। मुझे अब अपनी विलादत का वक्त करीब आता महसूस हो रहा था। और फिर ऐसा ही हुआ। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें हाथों हाथ लिया। मुझसे कहने लगी, लगता है कि बेटा पैदा होगा। इतना दर्द बेटे वालों की माओ को ही होता है। मैं और ज्यादा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने इससे पहले डॉक्टर से कहा था वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे दर्जी ने ये भी मना किया था कि तुमने इस दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, और अगर तुमने करवा लिया तो फिर शायद बेटा पैदा ना हो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी, तुम्हारे यहाँ अल्लाह बेटा ही देगा। और देखो, आज मेरे हाथ में मेरी गोद में मेरा बेटा खेल रहा है। अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया था? सबा ने दिलचस्पी से सवाल किया था। क्या तुमने दर्जी को अपना सारा जेवर उठाकर दे दिया है? हाँ जी, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी वार दूंगी। जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, उसी के इलाज की वजह से तो आज मैं अपने शोहर की नजरों में मुत्तबिर हूँ। वरना अगर मैं उसे वारिस ना देती तो वो मुझे यहाँ से ही निकाल देता। ये कहकर नाजिया फिर से रोने लगी। अच्छा, तुम रो मत। देखो, अब तो तुम्हारी गोद में बेटा भी आ गया है और तुम्हें खुश होना चाहिए। सबा ने उसे बच्चों की तरह बहलाते हुए कहा था। हाँ, ऐसा ही है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी अर्जी सुन ली, वरना तो मैं कहाँ जाती, जलीलो ख्वार होकर रह जाती। मेरे माँ बाप भी नहीं है। ये कहकर नाजिया और ज्यादा जज्बाती हो गई। फिर उसने हमें चाय पिलाई और हम वापस आ गए। सबा कहने लगी कि मुझे तो ये चक्कर कुछ और ही लग रहा है। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि उसी औरत को अपने साथ मिलाकर दर्जी के पास जाना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि असल किरदार खाला का है। सारी औरतों से पूछने के बाद यही पता चला कि सबको हमीदा खाला ही दर्जी के पास लेकर जाती हैं। उसकी आधी शोहरत की जिम्मेदार भी हमीदा खाला ही हैं। और अब हमें हमीदा खाला के पास जाकर उससे मालूमात इकट्ठी करना थी। लेकिन हमीदा भी दर्जी की तरह चालाक निकली। उसने तो कोई मालूमात देने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। बिलाखिर हम गाहक बनकर जाने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि ये लोग हमें सीधे तरीके से कोई मालूमात नहीं दे रहे थे। देते भी क्यों? क्योंकि ये उनका कारोबार था। अब मेरे साथ सबा ने अच्छी तरह एक उम्र रसीदा औरत वाला मेकअप किया। अपना हुलिया सब कुछ बदला और मेरा भी बदला। खुद को नकाब में छुपाया। हम दर्जी के पास पहुंच गए। सबा ने जाकर दर्जी की खूब मिन्नतें की। वो तो उसके पाँव ही पड़ गई। कहा कि भाई, मेरा शोहर मुझे घर से निकाल देगा। मेरी तो औलाद नहीं हो रही, लेकिन अब मैं उम्मीद से हूँ कि मुझे बेटा ही चाहिए। कुछ करो भाई, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। ये सुनकर दर्जी चौंक सा गया था। बोला कि नेक अमल करने के लिए वक्त लगता है और वक्त के लिए मुझे ये दुकान बंद करना पड़ेगी। और फिर अगर तुम मुझे कुछ दे सकती हो तो मैं सोच सकता हूँ। सबा कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हें अपना सोने का हार भी उतार कर देती हूँ। सबा ने अपने गले से नकली सोने का हार उतार कर उसके सामने रख दिया, जिसे देखते ही दर्जी की आंखें फैल गईं। दर्जी ने अपने कपड़ों में से एक सुर्ख रंग का पजामा निकाला और बोला, जब अस्पताल जाएगी तो इसे पहन लेना, तुम्हारा बेटा पैदा होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। दर्जी का सारा पोल खुल गया है। सबा हंसते हुए बोली, क्या मतलब? कैसे खुल गया है? उसने तो सिर्फ तुम्हें एक पजामा दिया है। मैंने मासूमियत से पूछा। अरे भाई, ये पजामा नहीं है, ये तो एक कोड है। क्या मतलब? मैं भी परेशान हो गई थी। ये अस्पताल वालों का कोड है। दर्जी जिस भी औरत को ये पजामा देता है वो पहनकर अस्पताल जाती है। अस्पताल वालों को उसने पहले ही तैयार किया होता है। फिर वो किसी भी तरह किसी और का बेटा उठाकर उन औरतों की झोली में डाल देते हैं। 1 लाख रुपए के बदले में बच्चा तब्दील करना इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन सोचो, जिन माँ बाप के साथ ये लोग ये घिनौना खेल खेलते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। उनकी औलाद किसी और को और किसी की औलाद उनको दे देते हैं। कितने बड़े जुर्म में मुलविस हैं ये लोग। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। यही तो काम है हमारा, बुराई से पर्दा उठाना। हम अस्पताल पहुंचे, एक हामला औरत से बातचीत की, उसे 5,000 रुपए देकर राजी किया। उसको वो पजामा दिया और फिर उसे अस्पताल के अंदर भेज दिया। नर्सों ने एक दूसरे को इशारा किया
ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। सुर्ख पजामे को देखते ही उन्होंने एक दूसरे से खुसर फुसर की और फिर बेटा तब्दील करके उस औरत की झोली में डाल दिया। हम लोग ये तो मंजर देखते ही रह गए थे, लेकिन खुदा का शुक्र कि ये सब कुछ टीवी पर आने की नौबत नहीं आई, क्योंकि सारा अमला पकड़ा गया था। पुलिस ने भी भरपूर ताउन किया और उसके बाद दर्जी भी पकड़ा गया। दर्जी का इतना कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ 1 लाख में से 10,000 लेता था। इसमें 2,000 खाला को देता था, जो मोहल्ले से औरतों को दर्जी के पास ले जाती थी। अब ये सब लोग पकड़े जा चुके थे। आज ये सब मुजरिम जेल में हैं और अपनी अपनी सजा काट रहे हैं।